जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारी 500 प्लस आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और यह हमारी इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ इसकी प्ले लिस्ट भी है, तो आप चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। जो पहले के सेशन में हमारी वीडियोज़ आई थी एनवायरनमेंट की, पेडागोजी की, उन्हें भी आप देख सकते हैं चैनल को विजिट करके। और स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ही प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं इसे। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करते हैं सॉफ्ट स्टडी तो वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पूरी PDF मुफ्त में आपको प्रोवाइड करा। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा हुआ है कि शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो जल होता है बना होता है हाइड्रोजन। जल का जो सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर इसका जो अनुपात होता है 2:1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ध्यान देने वाली बात यह है, यदि हाइड्रोजन पहले लिखा हो तो यहाँ पर पहले आपका 2 आएगा और ऑक्सीजन पहले लिखा हो तो पहले आपका 1 आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन 2। लिखा हुआ है वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी फेफड़ों का कैंसर और सी अस्थमा या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो तीनों रोग हैं, ब्रोंकाइटिस यह भी फेफड़ों से संबंधित ही रोग है, फेफड़ों का कैंसर भी यह भी वायु प्रदूषण से होता है और अस्थमा यह भी वायु प्रदूषण से ही होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा जिसे हम बोलते हैं IEEP, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर 1972, बी 1975, सी 1982 या फिर डी 1985। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1975 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा का कार्यक्रम का शुभारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4। लिखा हुआ है कि ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली गैस वायु को प्रदूषित करती है। मतलब ताप विद्युत ग्रहों में से ऐसी कौन सी गैस निष्कासित होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। ताप विद्युत केंद्रों से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है। लिखा हुआ है कि घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। घरेलू ईंधन को जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कोयला से निकलने वाली एक प्रमुख गैस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें यह भी घरेलू ईंधन से निकलने वाली प्रमुख गैसें हैं। ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड मेन है जो कि ताप विद्युत केंद्रों से निकलती है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा जो घरेलू ईंधन है इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड यह कोयला से निकलने वाली प्रमुख गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकलती है, जो जिस ईंधन का हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, जैसा कि लकड़ी, कंडे आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उनसे ये सभी गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है कि वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है। मतलब वाहनों में जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है उससे किस गैस का निष्कासित होता है। तो उससे यहाँ पर
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निष्कासित होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो कि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रियाएं प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत हैं, दवाग्नि यह भी प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है, वाहनों से उत्सर्जित धुआं, ठीक है, यह जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है प्रदूषण का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मलमूत्र, यह जो है अविघटनीय प्रदूषक नहीं है, इसका विघटन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा जो है प्लास्टिक, यह एक अविघटनीय प्रदूषक है, और नाभिकीय अपशिष्ट यह भी एक अविघटनीय प्रदूषक है, इनका विघटन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को भाषा यहाँ पर थोड़ी घुमा के पूछा गया है कि प्रदूषण का अविघटनीय प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पर मलमूत्र ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि यहाँ पर पूछा जाता कि प्रदूषण का मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि अविघटनीय प्रदूषक है, मतलब जिसका विघटन नहीं होता, तो प्लास्टिक एवं नाभिकीय अपशिष्ट इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है? मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अपशिष्ट से बिल्कुल होता है, रासायनिक उर्वरकों से होता है, औद्योगिक प्रदूषकों से भी होता है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, इन सभी से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण का कारण है, मरुस्थलीकरण का क्या कारण है? तो बालू के निक्षेप से, अत्यधिक गर्मी पड़ने से, या फिर वर्षा ना होने से, या फिर कृषि ना होने से। तो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है कि जिस क्षेत्र विशेष में मरुस्थल पाए जाते हैं वहाँ पर कम वर्षा होती है, या फिर सामान्यतः वर्षा देखने को नहीं मिलती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं होता है, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, और वहाँ पर जो भूमि होती है वो मरुभूमि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वर्षा ना होना इसका प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है, तो वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वनोन्मूलन। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है वनोन्मूलन। ठीक है, यह जो है इसका प्रत्यक्ष होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि इसका प्रमुख कारण होगा। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का उन्मूलन होता है, एवं जो भूमि होती है वो मरुभूमि में धीरे धीरे बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाए तो वनोन्मूलन होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है, तो अत्यधिक नीचा, कम नीचा, ऊंचा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, अत्यधिक नीचा। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है जल का स्तर होता है वो बहुत गहराई में पाया जाता है, अत्यधिक नीचा स्तर होता है। नेक्स्ट है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ज्वारीय शक्ति, यह गैर पारंपरिक है। भूगर्भिक शक्ति का प्रयोग करना, यह भी गैर पारंपरिक है, और वायु शक्ति, यह भी गैर पारंपरिक स्रोत हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह सभी जो हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा और यहाँ पर वायु ऊर्जा आदि जो हैं यह गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर शक्ति, या फिर अणु शक्ति। तो सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वह की जाती है ताप विद्युत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत को बनाने के, जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करने के तरीके होते हैं। दो तरीके प्रमुख होते हैं, एक तो होता है आपका सौर ऊर्जा को डायरेक्ट सौर सेलों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, और दूसरा होता है कि टरबाइन को घुमाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ताप विद्युत, जल विद्युत एवं अणु विद्युत, इन सभी को मशीनी ऊर्जा इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ताप विद्युत में, जल विद्युत में तो डायरेक्ट टरबाइन होते हैं, उनके लिए किसी जो तेज गति से धारा आती है उसमें टरबाइन को लगा दिया जाता है, और जब वो धारा टरबाइन पर गिरती है तो टरबाइन रोटेट होने लगता है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, जो ताप विद्युत होती है इसमें
बड़े बड़े बॉयलर में पानी को उबाला जाता है और उसमें जो भाप का निर्माण होता है, उस भाप का जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है। इसी प्रकार से अणु विद्युत में भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, लिखा हुआ है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? लकड़ी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी को जलाने से सामान्यतः रसोई घरों में आदि में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, लिखा हुआ है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ पर बात हो रही है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो टोक्यो 1972 में, रियो डी जेनेरो 1992 में, स्टॉकहोम 1978 में या फिर नई दिल्ली 2002 में। तो जो हुआ था यहाँ पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ब्राजील का प्रमुख शहर है रियो डी जेनेरो। 1992 में यहाँ पर हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और यदि हम बात करें दूसरे पृथ्वी सम्मेलन की, तो यह 2002 में जो है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। तो औद्योगिकीकरण, नगरीयकरण, वनोन्मूलन या फिर ये सभी। ठीक है, तो जब आर्थिक विकास में परिणाम स्वरूप जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पर औद्योगिकरण भी होता है, नगरीयकरण भी होता है और वनों का उन्मूलन भी इसके फलस्वरूप होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है ये आपको बताना है। कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए, बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास बनाने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी के लिए। कृषि भूमि प्राप्ति के लिए भी वनोन्मूलन आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा है बढ़ती जनसंख्या को आवास बनाने हेतु और तीसरा है उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए वनोन्मूलन आवश्यक है या फिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है जो प्रमुख प्रभाव पड़ता है वायुमंडल पर? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वनोन्मूलन से जो प्रभाव पड़ता है वायुमंडल पर, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने से यहाँ पर जो गैसें हैं, गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। ठीक है, या फिर जो पृथ्वी का ताप होता है, ताप को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, लिखा हुआ है खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है, वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, वन संपदा नष्ट होती है या फिर ये सभी। तो खनन का जो प्रभाव पड़ता है यह सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खनन के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है, जो मशीनें चलाई जाती हैं इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण होता है, जो मशीनों में पेट्रोल डीजल आदि जलाया जाता है उससे वायु प्रदूषण भी होता है, और वन संपदा तो नष्ट होती ही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए आवश्यक है, ऑप्शन को देखते हैं। मानव की भौतिकवादी विलासिता पूर्ण जीवन शैली को त्यागना, पर्यावरण के साथ घोर अत्याचार एवं अन्याय करना, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए यह सभी आवश्यक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन या फिर पर्यावरण के तत्वों की समालोचना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रबंधन का कार्य क्या है? तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण को, यदि जहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण अधिक होता है तो उसकी रोकथाम भी की जाती है। ठीक है, और पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 24, लिखा हुआ है कि
दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। ठीक है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो होता है आपका लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी। ठीक है, लैक्टोबैसिलस दही निर्माण हेतु प्रमुख सूक्ष्म जीव है, जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज या फिर जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है, ओ आदि जो ब्लड ग्रुप होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो जेनिंग्स ने, फेंटन एवं मस्ट ने, मार्ल मार्क्स ने या फिर लैंडस्टीनर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मानव रुधिर वर्ग की खोज करने वाले व्यक्ति थे लैंडस्टीनर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी 1901 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1901 में मानव रुधिर वर्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एथोलॉजी कहलाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आम पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन यहाँ पर कौन सा है आपका, ऑप्शन बी सही होगा, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है आम पकाने के लिए, या फिर कोई भी कच्चे फल को तोड़ लिया जाता है, उसे पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके कारण होता है। ठीक है, तो पौधे में जल का अधिग्रहण होता है यहाँ पर जाइलम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य परिस्थिति में हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। मतलब यहाँ पर सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में जब व्यक्ति रिलैक्स कर रहा होता है तो इसमें धड़कन प्रति मिनट होती है 72 बार प्रति सेकंड। ठीक है, एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है किसी व्यक्ति का सामान्य परिस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि प्रभावशाली है, कहानी विधि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहानी विधि जो प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की सबसे प्रभावशाली विधि है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, और हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।